हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3, 4, 5 की एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। ये हमारे आने वाले सीटेट के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शायद ही ऐसा कोई एनसीईआरटी का टॉपिक होगा जो हमारे इस वाले क्लास से छूटे। चलिए फिर, जैसे हमारे एनसीईआरटी में जो चैप्टर है, इसमें एक चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें ये डिस्कस किया गया है कि इस अध्याय में जंतु शब्द का जो प्रयोग है वो केवल जंतु के लिए ही नहीं बल्कि कीड़ों, पक्षियों, सरीसृपों तथा स्तनधारियों के लिए किया गया है। इस कहानी में पूनम ने पेड़ पर कबूतर, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितलियाँ, चींटियाँ, तोता और कोयल को देखा। यही सब बताया गया है। आइए नेक्स्ट पे। इसमें पूनम ने तालाब में बकरी, कछुआ, सारस, मेंढक, भैंस, सारस देखा। अब इसमें देखिए बता रहा है जंतु अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ जंतु पेड़ पर रहते हैं और कुछ पानी पर रहते हैं। कोई जंतु ज़मीन के नीचे रहता है तो कोई आसमान में उड़ता है, और कुछ जंतु हमारे घरों में भी रहते हैं। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया है कि कौन से जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं। चलिए जानते हैं कि मतलब इसके अनुसार पानी में कौन कौन से जंतु पानी के अंदर रहते हैं। तो इनसाइड वाटर में हमारे कौन कौन से जंतु आ जाते हैं? मछली, मगरमच्छ, मेंढक। पत्तियों पर कौन कौन से रहते हैं? जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, कैटरपिलर है, टिड्डे हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? पत्तियों पर। शाखाओं पर कौन रहते हैं? तोता, कौवा, बंदर, ये सब कहाँ रहते हैं? शाखाओं पर। नेक्स्ट है आकाश में चील, गौरैया, कौवा। तने पर कौन रहते हैं? चींटियाँ, दीमक, गिलहरी। फिर आ जाइए ज़मीन पर। चूहा, सांप, खरगोश। ज़मीन के चारों ओर गाय, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब ज़मीन के नीचे कौन रहते हैं? चींटी, खरगोश, केचुआ। केचुआ को आपको पता ही है दोस्तों, किसानों का मित्र भी कहा जाता है। हम लोग धीरे धीरे, ऐसा मत समझिएगा कि अभी बहुत ईजी है, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है पौधों की परी है। इसमें देखिए ये मतलब बताता है कि इसमें पौधों की जागरूकता पर आधारित ये चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि पौधे जो हैं वो स्वपोषी जीव हैं। स्वपोषी क्यों हैं? क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है पौधे जो हैं वो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि वे हमें भोजन, चारा, फर्नीचर, रेशे, दवा इत्यादि देते हैं। पत्तियों, तनों, फलों, कलियों इत्यादि का रंग हरा होता है। क्यों होता है? देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। ठीक है। अब जो क्लोरोफिल वर्णक है इसमें कौन सी धातु होती है? तो इसमें मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है। आगे देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से हमें मिली। जैसे जो सिनकोना है वो किससे प्राप्त होती है? कुनेन की छाल से। जीरा क्या है? मसाला है। अदरक भी मसालों के अंतर्गत आता है। हल्दी क्या है? मसाले हैं। दालचीनी मसाला है। लौंग भी क्या है? एक मसाला है। केसर भी मसाला है। ठीक, आगे आ जाइए। अब जैसे इसमें कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे तंबाकू, ये क्या है? एक धार्मिक उद्देश्य में एक ड्रग्स है। पान क्या है? धार्मिक प्रयोजन में इसका काम हम लोग लेते हैं, ये खाने आदि के लिए होता है। चंदन का यूज़ क्यों होता है? तेल, इत्र आदि के उपयोग के लिए होता है। चमेली और जो लेवेंडर इत्यादि होते हैं इत्र, ये भी इत्र के उपयोग में आते हैं। आपको पता भी होगा कि जो इत्र होता है वो कन्नौज में सबसे ज़्यादा भारत में बनता है, इसे इत्रों की नगरी भी बोलते हैं। फलियाँ और अनाज भोजन, पेय पदार्थों के लिए। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर से डिस्कस करके कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। जैसे देखिए, आवास के आधार पर पौधों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला जैसे है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स क्या होता है? मतलब इन पौधों के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रेगिस्तानी पौधे भी कहा जाता है। अब इसके उदाहरण जैसे पूछ लेता है, ज़ेरोफाइट्स के उदाहरण क्या क्या हैं? एग्जाम्पल हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओक, खेजरी, केक्टस, ये सब क्या है? ज़ेरोफाइट्स हैं जो पानी बहुत कम अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या है? वे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जलकुंभी, कमल, मनीवर्ट आदि। ठीक है। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। अब भैया ये हेलोफाइट्स क्या होता है? हेलोफाइट्स वो होता है जो मतलब ये नमक सहिष्णु पौधे होते हैं, जो मतलब जहाँ पे मिट्टी की उच्च लवणता होगी वैसे पानी में उगते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे चावल की घास है, स्पार्टिना जिसे हम बोलते हैं, या तो समुद्री लेवेंडर जिसको हम लिमोनियम भी बोलते हैं। ये सब क्या है? हेलोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं।
आइए आगे, इसमें बोल रहा है जो हेलोफाइट्स होते हैं वो सन स्ट्रोक के पौधे होते हैं, ठीक। और इसका उदाहरण क्या है? हेलियोफाइट्स, वही जो सन स्ट्रोक के पौधे होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? सॉफ्ट वेलक्रो जो है वो क्या है? हेलियोफाइट्स का उदाहरण है। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन स्ट्रोक के पौधे होते हैं। आइए अगले पे, अगला हमारा है साइकोफाइट्स क्या होते हैं। तो अब देखिए, साइकोफाइट्स किसे कहते हैं? जो छाया प्रेमी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साइकोफाइट्स, मतलब जो छाए में भी उग जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कुछ फर्न होते हैं, ये सब क्या है? साइकोफाइट्स। चलिए आगे, अब नेक्स्ट है एपीपाफाइट्स। ये क्या होता है? देखिए, ये पौधे वे हैं जो मतलब अन्य पौधों पर उगते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? एपीपाफाइट्स बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे ऑर्किडीज़, स्पेनिश मॉस, ये सब जो है ये क्या करते हैं? अन्य पौधों पर उगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेसोफाइट्स क्या है, ठीक। ऐसे पौधे जो मतलब एकदम इष्टतम स्थिति में उगते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? मेसोफाइट्स बोलते हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे चारों ओर आपने देखा होगा, नीम हो गया, बरगद हो गया, ये सब क्या है? मेसोफाइट्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अब देखिए, मतलब किस टाइप के पौधों को क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में ये भी हमें एनसीईआरटी में जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे देखिए, ऊंचाई और दिखावट के आधार पर पौधों को जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और पेड़ के रूप में विभाजित किया गया है, ठीक है। इन 3 श्रेणियों के अलावा भी पौधों के 2 प्रकार हैं जिन्हें बढ़ने के लिए कुछ समर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें विशेष रूप से बेल और लता कहा जाता है। मतलब देखिए, 3 प्रकार के तो पौधे होते ही हैं, जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और पेड़, जो हम सब जानते हैं, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी 2 प्रकार है, जैसे बेल और लता जिन्हें कहा जाता है, ठीक। देख लीजिए इस टाइप के। अगला आ जाइए, इसमें जैसे हमारा जानते हैं तुलसी जो होती है, तुलसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें बोल रहा है एक पत्तियाँ, जो मतलब हमारा जो चैप्टर है वो कविता विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखी गई है और कलाकार विष्णु चिंचलकर ने सूखे पत्तों का उपयोग करके एक सुंदर सा इसमें एनसीईआरटी में चित्र बनाया है। ये वैसे आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आ जाइए, हमारा अगला चैप्टर है पानी रे पानी। अब देखिए, पानी रे पानी में क्या कहा गया है? यह कहानी जल संसाधनों और उसके उपयोग पर आधारित है। जल के स्रोत महासागर, झील, कुएं, नलकूप, तालाब, भूजल, नदी, जलप्रपात, जलधारा, गर्म झरने, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। पानी का उपयोग ये बताया गया है कि मतलब कई कामों में किया जाता है, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना, फसलों की सिंचाई, वाहनों में शीतलक के रूप में, मतलब यूजेस, और मतलब क्या क्या स्रोत हैं जनरली, ये देखिए आप एक वे में बोलें तो ये इसी बारे में पानी रे पानी चैप्टर में डिस्कस किया गया है, ठीक। अब जैसे देखिए, इसमें जो जल कविता है वो श्री प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं पैटर्न आजकल चेंज हो रहा है। चलिए अगला है आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। इसमें क्या बताया गया है? जैसे हमारा जो परिवार ही होता है वो क्या होता है? हमारा पहला स्कूल होता है। क्यों? क्योंकि परिवार ही हमें सिखाता है कि हमें समाज में रहना कैसे है, समाज से जुड़ी सभी प्रकार की बातें, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों, एक बच्चा सर्वप्रथम कहाँ से सीखता है? हमारे परिवार से सीखता है। तो यही सब है इसमें, ठीक। और जैसे मतलब बताया गया है कि कितने प्रकार की फैमिली है, ये आगे भी डिस्कस किया गया है। जैसे देखिए, बोला गया इसमें मानवीय संदर्भ में परिवार रक्त, आत्मीयता और सहनिवास संबंधित लोगों का एक समूह है। अगर एक लाइन बोले, जो परिवार की डेफिनेशन है वो क्या है कि परिवार जो है, परिवार रक्त, आत्मीयता और एक साथ रहने, सहनिवास से संबंधित लोगों का एक समूह है, ठीक। एक परिवार में सदस्यों के बीच प्यार, सहयोग, लगाव और देखभाल की भावना मौजूद होती है। जो परिवार है वो समाज की क्या है? एक मूल इकाई है। इसीलिए हमें बोला जाता है जो मतलब बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? परिवार होता है सोसाइटी का। देखिए, अब टाइप ऑफ परिवार के बारे में भी बताया गया है इस चैप्टर में। जैसे हमारा पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है एकल परिवार, ठीक, जिसको ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जैसे अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है वो क्या है? तो जनरली जो भारतीय परिवार का है वो क्या है? ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब जिसमें कई लोग इकट्ठा रहते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची इत्यादि, ठीक। अब देखिए, हमारा अगला चैप्टर है छोटू का घर। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम छोटू है। छोटू पाइप को सोने के लिए घर की तरह इस्तेमाल करता था, ठीक। इसमें क्या है? एक घर ईंट और पत्थर की एक संरचना है,
ठीक, एक घर परिवार के सदस्यों को प्यार और देखभाल करने से बनता है। देखिए अब इसमें आगे देखिए, इसमें बोला है जो चूहों के बारे में कुछ बताया गया है। चूहों की दृष्टि जो होती है कमज़ोर होती है, लेकिन जो चूहों की सूंघने, छूने और स्वाद लेने की क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक, मतलब चूहे क्या कर सकते हैं, देख तो कम सकते हैं, लेकिन सूंघना, छूना और स्वाद लेने की जो उनकी क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। और जो चींटियाँ होती हैं वो अपनी गंध की सहायता से एक पंक्ति में चलती हैं। आपने देखा होगा कि एक चींटियों का एक लंबी कतार से चलती हैं। कैसे? क्योंकि वो उसके पीछे पीछे एक गंध छोड़ती जाती हैं और फिर उसके बाद एक चींटी दूसरी चींटी करते करते एक चैन के रूप में चलती रहती हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कुछ चल रही हैं, आपको दिखता होगा स्क्रीन पे हमारे। अब आ जाइए, जो गांधी जी हैं इनकी 150वीं 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें महसूस कराने में मदद करता है कि स्वच्छता जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमें अपने देश को देश में स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, वो एक हमारा कर्तव्य है। ठीक है, जैसे हम लोग स्वच्छ भारत मिशन भी चला था, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये सब उतना है नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए देखिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है। अब इसमें आ जाता है फूड वी ईट। ठीक, अब इसमें बोल रहा है जैसे कौन से पदार्थ हम खाते हैं और वो कहाँ से जनरली संबंधित है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम हमारा पास है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, खाद्य पदार्थ हम खाते हैं कप्पा, जिसे हम लोग टैपियोका भी बोलते हैं। तो वो कप्पा उर्फ टैपियोका, ये कहाँ की डिश है? ये केरल की डिश है। दूसरा है, हांगकांग के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सांप को खाना बहुत ही पसंद करते हैं। और जो सांप से जो व्यंजन बनता है उसका नाम क्या है? लिंगहू फेन। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जो एज इट इज़ आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला क्या है, केरल में क्या होता है? टैपियोका। लिंगहू फेन एक सांप व्यंजन है जो कहाँ की डिश है? चाइना की। चाइना में कहाँ? हांगकांग के लोगों को बहुत खाना पसंद है। और देखिए, जो कश्मीर में है वो मछली को सरसों के तेल में पकाया जाता है। पकाया तो हर जगह जाता है, हमारे यूपी, बिहार, हर जगह, लेकिन एनसीईआरटी में चूँकि दिया है तो आप ये याद रखिए कि जो कश्मीर सरसों के तेल में मछली को कहाँ पकाया जाता है? तो कश्मीर में। और जो गोवा में मछली को कहाँ किस में पकाया जाता है? तो नारियल के तेलों में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो डायरेक्ट उठ के आते हैं, आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं, इसलिए अब आप इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इसमें बोल रहा है जो प्याज की जो सीड होती है, मतलब जो उसके बीज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कलौंजी बोलते हैं। देखिए काले काले से दिख रहे होंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोल रहा है बिना बोले बोलना। ठीक, तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो नृत्य हम लोग करते हैं उसमें नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों, चेहरों का उपयोग किया जाता है और इन्हें मुद्रा या भाव कहते हैं। ठीक, तो उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। जैसे देखिए, कुछ क्रोध में है, कुछ प्रसन्न है, ये हस्त मुद्राएं हैं विभिन्न प्रकार की, तो यही सब बताया गया है इसमें। ठीक, दिख रहा है? इसमें आपको एक जगह दिखेगी हंस रही है, क्रोधित है, चिंतित है। अब आ जाइए अगले में, ऊंची उड़ान है एक चैप्टर, इसमें बताया गया है कि मोर की शिखा होती है। ठीक, अब और चीज़ें बताई गई हैं। जो चील की पूंछ लंबी और उभरी हुई होती है, वह आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता है, तैर सकता है, चुन सकती है और सभी चूहों को भी खा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ये हमारा चील है, खूब ऊंची उड़ान भर रहा है। अगले आ जाइए, तोते के पंख हरे, चोंच लाल, अमरूद और हरी मिर्च खाते हैं। ठीक, इसमें बताया गया तोते के बारे में। जो तोते का पंख होता है वो क्या होता है? हरा होता है। चोंच कैसी होती है? रेड होती है। और ये जनरली अमरूद और हरी मिर्ची खाते हैं। तोते को लोगों की आवाज़ की नकल करना अच्छा लगता है और यह बहुत शोर भी करता है। ये तोते की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। अब आ जाइए, इसमें बता रहा है कि कौन सा जो पशु, पक्षी, जानवर वो कैसी आवाज़ करते हैं। ठीक, जिससे जो कौवा है वो काऊ काऊ की आवाज़ निकालता है। ठीक, कुहू कुहू की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कोयल उत्पन्न करती है। अब आगे जाइए, जानिए, जो गिद्ध है वो मरे हुए जानवरों को खा जाता है। और इससे मतलब एक हम लोग बोलते हैं, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाओ, जगह को स्वच्छ और साफ बनाओ। एक कोटेशन की तरह हम देख सकते हैं। ठीक, इसको प्रकृति का सफाई कर्मी भी बोलते हैं गिद्ध को। आ जाइए, इसमें बोल रहा है कबूतर जो होती है उसकी जो चोंच होती है वो गुलाबी होती है, पंख होते हैं भूरे होते हैं और गुटर की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब आ जाइए, टेलर बर्ड के बारे में दिया है। जो दर्जी चिड़िया है ये क्या करती है? अपने पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। बड़ा शानदार सुंदर सा घोंसला बनाती है सिलकर। चलिए अगला देखिए, इसमें बोल रहा है जो मैना है वो अपने
गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, और उल्लू जो है वो अपने गर्दन को काफ़ी हद तक घुमा सकता है। देखिए बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मैं ना मतलब ना कर रहे हैं, झटके से आगे पीछे करेगी मैं ना, और उल्लू जो है वो काफ़ी हद तक घुमा सकता है। लोग 360 बोलते हैं, लेकिन टोटल 360 पॉसिबल नहीं है। हाँ, 270 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू, ठीक है। आइए देखिए, इसमें बोल रहा है शुतुरमुर्ग और अमेरिकी रिया को छोड़कर बाकी पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित है, ठीक। और ये तो आपको पता ही होगा, जो पक्षी के पंख होते हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शुतुरमुर्ग है और जो अमेरिकी रिया है, इन्हीं में केवल मूत्राशय पाया जाता है, बाकी सारे पक्षियों में अनुपस्थित होता है। आ जाइए, अगला है क्वेश्चन है बारिश हो रही है, मतलब क्वेश्चन क्या है, चैप्टर का नाम है। तो देखिए इसमें जनरली क्या क्या बताया गया है कि भाई इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट हम खुद से फैक्ट जोड़ सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, ठीक है। आ जाइए आगे, इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ कुकिंग, कुकिंग क्या है, ठीक। तो कुकिंग पूछ सकता है। इसमें बोल रहा है बुजुर्ग लोग मिट्टी के बर्तनों को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, बिटुमेन, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सब क्या है, इसके मतलब ईंधन के स्रोत हैं, ठीक। इसमें बोल रहा है, अब देखिए किचन गैस के बारे में आप जान सकते हैं। किचन गैस किसे बोलते हैं, एलपीजी को। और इसमें पूछ भी सकता है कि एलपीजी में जैसे मेनली कौन सा इंग्रेडिएंट्स होता है, तो आप बता सकते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बना होता है एलपीजी गैस, ठीक है। इसको रसोई गैस भी बोलते हैं। अगला आ जाइए, इसमें बोल रहा है यहाँ से वहाँ, ठीक। तो इसमें बताया गया है, ये हिंदी कविता है रेलगाड़ी, जिसको मतलब हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखी है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट है जो हमारे पढ़ने लायक हैं। इसमें क्या है, मतलब हमारी भावनाओं को साझा करना, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके लिए एक ख़ास तरीके के बारे में बताया गया है। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि बोलते हैं। एक लाइन में जिससे मतलब जैसे जो नेत्रहीन व्यक्ति है, जो देख नहीं सकता, उनके लिए एक तकनीकी की आवश्यकता आई कि भाई वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया, ठीक। चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कुछ फैक्ट कि इसमें क्या क्या फैक्ट है। पहला फैक्ट है कि ये कैसा होता है, तो ये एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं से एक पंक्ति बनाकर मोटे कागज़ पर लिखा जाता है, ठीक। और उभरे हुए बिंदुओं पर ही चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है, ठीक। आगे आ जाइए, देखिए कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। जो लुइस ब्रेल थे वो फ्रांस के थे और इन्होंने ही इस लिपि की खोज की। ब्रेल लिपि क्या है, कितने बिंदुओं पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है भोजन की कहानी। अब इसमें देखिए कुछ औषधीय पौधे हैं। अब मतलब कौन से औषधीय पौधे हैं जिनका मतलब हम लोग औषधि के रूप में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा फ़िलहाल में कोविड के दौरान में हम लोगों ने यूज़ किया था, हल्दी हो गया, तुलसी हो गई, मिंट हो गए, पुदीना, एलोवेरा, और भी विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जिनका हम क्या करते हैं, औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। अब आ जाइए, है बर्तन बनाना करके एक चैप्टर है। अब इसमें क्या है, यह कहानी अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा लिखी गई है, मतलब ये एक भोजपुरी कहानी पर आधारित है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक जो लोहार है वो कन्नी बनाता है, आप कन्नी ध्यान रखिएगा, वही जिससे आपने देखा होगा घर बनते वक्त यूज़ होता है इसका, ठीक। देखिए इसमें बताया गया है, प्रारंभ में जो बर्तन पत्थर और मिट्टी के बनाए जाते थे, लोगों ने अपने हाथों से पत्थरों को खोद कर खुरच कर पत्थरों के बर्तन बनाए। उन्होंने मिट्टी को गूँथ कर और अपने हाथों का से मतलब आकार देकर मिट्टी के बर्तन बनाए। लोगों ने यह भी खोजा कि मिट्टी के बर्तनों को अगर हम आग में पका दें तो क्या हो जाता है, वो मजबूत बनाया जा सकता है। आगे देखिए, अगला है गेम्स वी प्ले, मतलब खेल हम खेलते हैं। जैसे देखिए स्टाम्पू, हॉप स्कॉश, ये सब खेल है जो हम लोग खेलते हैं। मार्कर, जिसको हम लोग थिप्पी भी बोलते हैं, ये सब हम लोग खेलते हैं, ठीक है। कुछ खेलों के बारे में चर्चा है। अब देखिए कुछ खिलाड़ियों के बारे में भी हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है। जैसे सानिया मिर्ज़ा के बारे में बताया गया है। तो सानिया मिर्ज़ा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हैदराबादी मुस्लिम माता पिता इमरान मिर्ज़ा के घर हुआ। ये एक खेल पत्रकार थे और उनकी जो पत्नी नसीमा थी, जो एक प्रिंटिंग व्यवसाय में काम करती थी, व्यवसाय करती थी, कि यहाँ ही सानिया मिर्ज़ा का जन्म हुआ।
जो सानिया मिर्ज़ा हैं, अब देखिए इसमें फैक्ट क्या पूछेगा, जो मतलब जहाँ से आने का चांस है पूछेगा। जो सानिया मिर्ज़ा हैं भारतीय टेनिस स्टार, वो किस खेल से संबंधित हैं, तो किससे हैं, टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे, हियर कम्स अ लेटर, इसमें क्या है, पोस्ट कार्ड है। ठीक है, और इसके बारे में पूछेगा कि मतलब पोस्ट कार्ड पे क्या क्या रहते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एड्रेस रहता है, नाम रहता है, पिन कोड रहता है, यही सब आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और ये किस आकार का रहता है, जैसे देखिए इसमें दिया भी है, पोस्ट कार्ड और अ पोस्ट कार्ड इज़ अ पीस ऑफ थिक पेपर और अ थिन कार्डबोर्ड टिपिकली इसका जो रेक्टेंगुलर होता है, इंटेड फॉर अ राइटिंग एंड अ मेलिंग विदाउट एन एनवेलप। ठीक है, आगे आ जाइए, जैसे फैक्स के बारे में, फैक्स क्या है, फैक्स हम लोग करते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा कि ये चीज़ फैक्स कर दो, तो वही है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम बोलते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये भी ईमेल आजकल जो हमारा आधुनिक है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है, संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछ सकता है, जैसे HTTP का फुल फॉर्म तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, WWW का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब कुछ मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। अब आ जाइए, इसमें है ऐसा घर, मतलब इसमें वही घर के टाइप के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे देखिए इसमें बताया गया है, असम का एक मोलन गांव है। ठीक, इस जगह भारी बारिश होती है, इसलिए वहाँ के, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब भारी बारिश होती है तो वहाँ के जो मकान हैं वो ज़मीन से 10-12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। और देखिए इन्हें कैसे बनाया जाता है 10-12 फुट ऊपर, इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ठीक, और जो इनके घर हैं, इनका जो भीतरी भाग होता है वो लकड़ी के बने होते हैं। तो देखिए, देख रहे हैं, अब तो मतलब काफ़ी चेंज हो गया है, ऐसे भी बनने लगे हैं। आगे आ जाइए, अब देखिए ये मनाली है, जो क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भी भारी बारिश होती है, तो इससे इनके जो छत होते हैं वो कैसे बनाए गए हैं, त्रिकोणाकार बनाए गए हैं। अब आ जाइए, इसमें बोल रहा है जो राजस्थान है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है, जैसा हम लोगों को पता है, और गर्मी भी बहुत पड़ती है। चूँकि देखिए NCERT में ऐसा लिखा है, इसलिए हम ये पढ़ेंगे। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। जो घरें होती हैं, इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों पर मिट्टी का लेप किया जाता है, और इनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। आ जाइए, अब जैसे देखिए आप कश्मीर के क्षेत्र में आप गए होंगे, तो यहाँ पे बादाम और इलायची के साथ एक तरल पदार्थ बनता है जो हम लोग पीते हैं, वहाँ के लोगों को गर्म रखता है, वो कहवा होता है, कुछ इस प्रकार का वो दिखता है। कश्मीर में क्या है, शिकारा नाव प्रसिद्ध है आपको, जिसका उपयोग हम लोग डल झील में करते हैं। ठीक है, अगला आ जाइए, 4 चिनारी नीले पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये पूरी तरीके से जो है डल लेक। फिर आ जाइए, जो हाउस ऑफ स्नो है उसे क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। देखिए कुछ घर है, पक्का हाउस देख सकते हैं आप, कच्चे हाउस हैं, टेंट हाउस है, हाउस बोट है, ये सब दिया हुआ है हमारे NCERT में। इग्लू है, आजकल तो कार वैन भी आ गया है जो हाउस काम करती हैं। आगे देखिए हमारा चैप्टर है आवर फ्रेंड्स एंड एनिमल, हमारे मित्र जंतु। आ जाइए, जैसे जो है बिल्ली के बच्चों को क्या बोलते हैं, किटन्स बोलते हैं। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आप देख सकते हैं, बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे हैं। अगला देखिए, अगला है बूंद बूंद करके। अब देखिए इसमें बोल रहा है जो बुज्जू है वो राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, और जो भावनगर के लोग हैं उनके घरों में उन्हें मतलब जनरली हर साल ही उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, भावनगर में, राजस्थान में। ठीक है, तो मतलब जिन जगहों पर पानी की कमी होती है वहाँ के लोग पानी को बचाने और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कई कई तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, तकनीकें अपनाते हैं। ठीक, तो इसी में बताया गया है कि इसे समझकर यदि कुछ बच्चे कुछ उपायों को अपनाएं और पानी बचाएं तो वास्तव में समझ सकते हैं कि पानी सबके लिए है, मतलब कुल मिला के सेव वाटर से रिलेटेड है। आगे आइए, इसमें बताया है परिवार अलग हो सकते हैं। ठीक, इसमें जैसे अब इस चैप्टर में जो है कुछ मुझे जो लगा इम्पॉर्टेंट, जैसे ड्रग्स, नशीले पदार्थों के बारे में बताया गया। जैसे देखिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसे बोलते हैं NCB की स्थापना देश में की गई ड्रग्स कानून से संबंधित मामलों में विभिन्न केंद्रीय राज्य एजेंसियों की कार्रवाई को समन्वित करने के लिए सर्वोच्च दवा कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में की गई। ठीक, और ये आपसे पूछ सकते हैं NCB का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। आगे आ जाइए, इसमें बोल रहा है एक मतलब एक सुंदर कपड़ा करके है एक चैप्टर, इसमें जो मेन है वो आप देख सकते हैं क्या क्या है, वीप वेपर और प्रिंट ऑन क्लॉथ।
उन्हें हमारी पारंपरिक कलाओं से संबंधित करने में मदद करते हैं, ठीक है। जो वीन पेपर है और प्रिंट ऑन क्लॉथ, ये क्या करते हैं, हमारी पारंपरिक कलाओं से संबंधित करने में हमें मदद करते हैं। अगला इज फूड चेन वेब लाइफ, जीवन का जाल है। इसमें मतलब आप देख सकते हैं बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। घर किससे बनता है, ठीक, जैसे वुड, किससे, लकड़ी जो वृक्षों से प्राप्त होती है, ब्रिक्स, ईंटें, ठीक, जो पानी और मिट्टी से बनते हैं, क्ले जो हमें मतलब मिट्टी से मिलती है, वाटर नदियों, तालाबों, वर्षा इत्यादि से मिलती है, ठीक। आ जाइए, इसमें मतलब गोइंग टू स्कूल है, ठीक, 4th की है ये बुक में, और इसमें मतलब बताया गया है बच्चे किन किन मुसीबतों का सामना करके स्कूल जा रहे हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि जो असम है इसमें क्या होता है, बांस और रस्सी का पुल सेतु बनाया जाता है, ठीक। देखिए इसमें रस्सी पे महिला चल रही है, बांस पे बच्चे चल रहे हैं, कितना स्ट्रगल है देखिए। और लद्दाख में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, देखिए इस प्रकार से। आगे देखिए जो केरला है, यहाँ क्या होता है, केरला के कुछ हिस्सों में स्कूल जाने के लिए एक नाव का उपयोग किया जाता है, जो लकड़ी की छोटी सी नाव होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वल्लम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पीछे से चले आ रहे हैं। पूछता है कि केरला में जो नाव है या जो भी है, बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वल्लम का। असम में कैसे, तो बाँस या रस्सी के पुल पे। लद्दाख में कैसे, तो ट्रॉली से जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे देखिए जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें किसका प्रयोग किया जाता है, बैलगाड़ी का, वही बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है जिसमें बैल रहते हैं पीछे मैदानी क्षेत्रों में। अब देखिए एक जुगाड़ एक गाड़ी है, वैसे प्रयोग तो हर जगह किया जाता है, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जो जुगाड़ है इसमें क्या होता है, रहता बाइक की तरह है, इसमें ही ये लोग पहिया जोड़ के मस्त जुगाड़ बैठा के 5-6 आदमी बैठ जाते हैं। तो ये हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ये फटफट करती हुई चलती है, न शानदार आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, और पीछे से लकड़ी के फट्टों की बनी होती है, ठीक है। ये कहाँ के लिए फेमस है, जो जुगाड़ है, गुजरात के लिए, भाई जुगाड़ कर ले। अगला देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, मतलब पहाड़ियाँ हैं तो बहुत रॉकी पाथ है, पत्थरों से बने, तो बच्चे बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके पत्थरों के थ्रू जाते आते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अब देखिए कान से कान तक, ईयर टू ईयर। अब इसमें क्या है, कान से कान तक अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरीके के कान होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे हाथी के कान, पंखे जैसे कान हैं वाला जानवर हाथी है, बड़े बड़े आपने देखे ही होंगे। पत्तों जैसे कान वाला जानवर खरगोश को आपने देखी, जैसे इसके पत्तों जैसा, अगर पंखे जैसे बोले तो हाथी, पत्तों जैसा बोले तो खरगोश। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये पूछता है एक जानवर जिसके सिर के ऊपर कान होते हैं, तो कौन सा होता है, खरगोश होता है जिसके सिर के ऊपर कान होते हैं। देखिए एक जानवर जिसके सिर के दोनों ओर कान होते हैं, तो देखिए कुत्ते के दोनों ओर क्या है, कान है। अगला देखिए एक पक्षी के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक, और आमतौर पर छेद पंखों से ढके होते हैं, और यही क्या करते हैं, पक्षी को सुनने में मदद करते हैं। आपने कभी पक्षियों के कान देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, क्यों, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे छेद होते हैं दोनों साइड होते हैं और पंखों से ढके होते हैं, तो आप कैसे देखेंगे। ऐसे ही देखिए लीटर पूछ लेता है कि लीटर क्या है, तो लीटर क्या है, एक ही माँ के बच्चों का समूह क्या है, लीटर है। अगला देखिए इसमें बोल रहा है जिन जानवरों के कान आप देख सकते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, ये जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे मनुष्य हो गया, कान हम लोग देख सकते हैं, हमारे शरीर पे बाल भी होते हैं, तो मतलब वो बच्चों को जन्म देंगे वो जानवर, ठीक है। आगे देखिए जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, मतलब उनके कान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ढके हुए हैं, और उनके शरीर पे बाल भी नहीं है, मगरमच्छ वगैरह आप देखे होंगे, ये जानवर अंडे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि भारत में जिस जानवर की संख्या कम हो रही है वो कौन सा है, टाइगर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जिन जानवरों के आप कान देख सकते हैं, उनके शरीर पे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान आप देख नहीं सकते हैं, बाहर की ओर नहीं होते हैं, उनके शरीर पे बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं, ठीक। चलिए अगले पे इसमें बोल रहा है नंदू के साथ एक दिन। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है, मेन हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही पास है और हमें बहुत ज़रूरत है 1 शॉट की। इसमें देखिए बोल रहा है एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्तियां खा जाता है। खा भी सकता है भाई, हाथी जो ठहरा 100 केजी तो आराम से खा जाएगा। आगे देखिए इसमें बोल रहा है हाथी जो है ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। हम लोग भले से सोचें हाथी बड़ा स्लो चलती है, सुस्त है, लेकिन ये ज़्यादा आराम नहीं करते भाई। ये क्या करते हैं, दिन में बस 2 से 4 घंटे सोते हैं,
सोचिए, और हम मनुष्य हैं जो महा आलसी हैं। और हाथी जो है वो क्या करते हैं, मिट्टी और पानी से खेलना आप देखेंगे बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी और कीचड़ होती है उनकी त्वचा को बहुत ठंडा रखती है, इसीलिए उन्हें पानी और मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है। ये पूछता है क्वेश्चन कि हाथी कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे। आलसी है क्या हमारी तरह? नहीं है, ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। मिट्टी और पानी से खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनकी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। ठीक, अब देखिए इसमें बोल रहा है जो इनके बड़े बड़े कान हैं वो पंख की तरह काम करते हैं, ताकि हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें फड़फड़ा लें। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी होते हैं। ठीक, और जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, मतलब मादा हाथी, वही इनकी नेता होती है। मतलब देखिए अगर एक झुंड चल रहा है तो उसमें क्या होंगी, सारी महिलाएं होंगी। ठीक, मादा होंगी, और बच्चे जो छोटे छोटे हाथी हैं, छोटे उम्र के हैं, वो होंगे। ठीक, और जो सबसे बूढ़ी वाली हाथी होगी वही इनकी हेड होगी। ऐसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखिए, एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे हो सकते हैं। ठीक, और जो नर हाथी हैं वो 14 से 15 साल तक तो रहेंगे भाई मम्मी के साथ, मतलब अपने मादा हाथियों के साथ, लेकिन जैसे ही 14-15 साल के हुए नर हाथी छोड़ छाड़ के अकेले घूमने लगते हैं। ठीक, और हाथी की भांति अन्य जंतु के समूह भी एक साथ रहते हैं, जिन्हें जंतु के समूह को क्या बोल लेते हैं हम लोग? झुंड बोलते हैं। आइए, जैसे देख रहे हैं इस भेड़ों का झुंड, देखिए हाथी, इसमें जो बड़ी सी हेड होगी वो क्या होगी? हेड होगी सबसे ज़्यादा उम्र की, बाकी बच्चे हैं, मादा हाथियाँ हैं। आगे देखिए, झुंड में जानवर आमतौर पर भोजन की तलाश में एक साथ घूमते हैं। हाथियों के झुंड में जो बूढ़ी हाथी होती है वही सब कुछ तय करती है, क्या खाना है, क्या पीना है। एक तरह से मुखिया हो गई, आप ऐसे समझ लो। आगे देखिए, क्या आपको लगता है कि बगुला मतलब क्यों बैठा है भैंस पे? भाई उसको क्या प्रॉफिट है? तो ये किसका उदाहरण है? ये सहजीवी रिश्ता, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसका उदाहरण है। मतलब ये क्या करता है, इसके ऊपर बैठ जाता है, कुछ कीड़े मकोड़े जो पड़े रहते हैं भैंस को खाता रहता है, तो इससे क्या होता है? कोई हानि नहीं होती है। अपनी देख रहे हैं भैंस को भी कोई हानि नहीं है, अपना उसका निकाल दे रही है। आगे देखिए, अमृता की कहानी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। खेजड़ी गांव राजस्थान में जो है, जोधपुर के पास है। अब पूछ सकता है खेजड़ी गांव कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है भैया? जोधपुर के पास है। तो जो गांव का नाम है वो वहाँ पे मतलब जो एक वृक्ष उगता है खेजड़ी, इसी के कारण यहाँ का बहुत पॉपुलर है खेजड़ी, इसलिए इस गांव का नाम क्या बन गया? खेजड़ी गांव। ध्यान रखिएगा, अमृता की कहानी में है क्या है? खेजड़ी गांव। खेजड़ी गांव कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। क्यों इसका नाम पड़ा? खेजड़ी वृक्षों के कारण। देखो इसमें क्या है, गांव के लोग जो है अपने बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें को याद रखते हैं। वे कहा करते थे, अगर पर है तो हम हैं, पर नहीं, मतलब अगर मतलब जो पेड़ है तो हम हैं। ठीक है, अगर पेड़ है तो हम हैं, ये गलत हो गया। आगे देखिए, इसमें बोला है पौधों और जानवर हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ये कहा गया है। ऑब्वियस सी बात है भाई, पौधे नहीं रहेंगे तो हमें भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? भोजन बिना हम कितने दिन रह सकते हैं? वही चीज़ें हैं। आज देखिए, आज भी लगभग 300 साल बाद इस क्षेत्र में के लोग जो हैं बिश्नोई कहलाते हैं। मतलब जो अमृता के क्षेत्र के लोग हैं, जो जोधपुर है, खेजड़ी गांव है राजस्थान का, वहाँ के लोग 300 साल भी यहाँ के लोगों को बिश्नोई बोलते हैं। यहाँ पे अब देखो क्या क्या है, यहाँ बिना ज़्यादा पानी के भी पौधे बढ़ सकते हैं। इसकी छाल का उपयोग जो है औषधि बनाने में किया जाता है। लोग इसके फल के बिन्स को पका कर खाते हैं। इसकी लकड़ी ऐसी होती है कि जिस पे कीड़ों का असर नहीं होता है, कीड़े लगते ही नहीं है। जो खेजड़ी का पेड़ है मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें है अनीता और मधुमक्खी। अब देखो इसमें क्या क्या है, स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको भी बढ़िएगा। ये मतलब है बोचाहा गाँव है, बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िले में है। वहाँ पे एक सच्ची एक कहानी है, अनीता कुशवाहा है जो एक गर्ल स्टार है। पूछ लेता है गर्ल स्टार अनीता कुशवाहा। जो गर्ल स्टार की एक ऐसी परियोजना है जो सामान्य लड़कियों की तरह असाधारण दास्तां बताती है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसमें पूछ सकता है, जो देखिए इसमें से तो क्या पूछेगा कि भाई अनीता कहाँ से रिलेटेड है? गर्ल स्टार है, अपना करती है, मधुमक्खी के वो सब बनाती है, पालन करती है, उससे काफ़ी मनी भी अर्न करती है। आगे देखिए, जो RT अधिनियम 2009 है वो क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आगे देखिए, चींटियाँ मधुमक्खियों की तरह एक साथ रहती हैं और काम करती हैं, ये तो हमें भी पता है।
आगे देखिए, जो रानी चींटी है वो क्या करती है, अंडे देती है, और सोल्जर चींटियाँ क्या करती हैं, घोंसले की देखभाल करती हैं। मतलब जो रानी है भाई वो अंडे देगी, बाकी चींटियाँ उसकी नौकरानियों की तरह देखभाल करेंगी। जो श्रमिक चींटियाँ हैं हमेशा भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती हैं और उसे घोंसले में लाने में व्यस्त रहती हैं। जो दीमक, तितैया, ये सब भी हैं वो भी इसी तरह रहते हैं। आपने मधुमक्खियों के बारे में मैं बता दूं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी एकदम इसी प्रकार रहती हैं। एक जो रानी मधुमक्खी होती है वो अपना निर्माण करती है और सारी मधुमक्खियाँ लाके शहद इकट्ठा करती हैं। आगे जाइए, ओमाना की यात्रा। देखिए इसमें जो चैप्टर है इसमें जैसे आप गांधीधाम जान सकते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद, वशलाड, ये कहाँ है, गुजरात में है, और कोझीकोड कहाँ है, केरल में है। इसमें यही ध्यान देने वाली बात है, खासकर वसलाड कहाँ है तो गुजरात में है, और कोझीकोड कहाँ है, केरल में है। आगे ये खिड़की से, अब देखिए इसमें वही बताया गया है कि गोवा से केरल के रास्ते में कुल 2000 पुल आते हैं और 92 सुरंगें आती हैं। इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है कि गोवा से केरल के रास्ते में क्या आता है, 2000 पुल आते हैं और 92 सुरंगें आती हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसमें बोल रहा है कि मतलब कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। तो जो मलयालम है वो कहाँ बोली जाती है, केरला राज्य में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा राज्य में। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका में। तो क्या हो गया आपका, मलयालम केरला में, ध्यान से देखिएगा, कोंकणी गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में। ठीक, आ जाइए आगे। इसमें और कुछ बताया गया है, जैसे देखिए इसमें बोला गया है माँ की बड़ी बहन को मलयालम में वलियम्मा कहते हैं। अब पूछ सकता है एग्जाम में वलियम्मा क्या है, तो माँ की बड़ी बहन है, मतलब मौसी आपकी। और माँ की माँ को, मतलब आपकी नानी को, माँ की माँ को क्या बोलता है, मलयालम में अमू अम्मा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी के हैं भाई। आगे देखिए, दादी माँ के घर पहुँचना। अब इसमें क्या बताया गया है कि लोग पानी को पार करने के लिए और दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब फेरी क्या है, नाव है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए, इसमें बोला है शिशुओं को 4 से जो 12 महीने के होते हैं को मतलब कम से कम 12 से 16 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको 12 से 16 घंटे नींद लेनी चाहिए। और देखिए, जो बाल विवाह पर कानून, जिसने लड़कियों को क्या किया है, 21 वर्ष, और लड़कों के लिए भी 21 वर्ष शादी की जो उम्र है वो निर्धारित कर दी गई है। बहुत लोग के लिए तो अच्छा है ये चीज़, बहुत लोग के लिए भैया पछता रहे होंगे, ये क्यों इतना ज़्यादा कर दिया। आगे देखिए, हुत्तू। अब देखिए इसमें क्या, कबड्डी से रिलेटेड है ये गेम। इसमें पूछ सकता है कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी 2 टीमों में खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12-12 खिलाड़ी होते हैं। हालांकि प्रति टीम में केवल 7 खिलाड़ियों को ही एक विशेष समय पर मैदान में जाने की अनुमति होती है, लेकिन 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खेलते कितने हैं, 7। आगे देखिए, और कुछ पूछ सकता है, जो खो खो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष से 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। आगे बढ़िए, इसमें अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल एक नए किसी शिफ्ट में आना ही आना है। बोल रहा है कर्णम मलेश्वरी। तो कर्णम मलेश्वरी किससे रिलेटेड है, कर्णम मलेश्वरी एक भारोत्तोलक हैं। ये कहाँ के निवासी हैं, आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। इनके पिता क्या थे, इनके पिता एक देखिए साधारण से कांस्टेबल थे। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया है और अभी तक वो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछता है, 130 केजी वजन उठा सकती हैं। आगे देखिए, कर्णम मलेश्वरी थे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीते। बहुत बड़ी बात है, 29 पदक जीते। उनकी 4 बहनें भी जो हैं वो वेट लिफ्टिंग का ही प्रयास करती हैं। इसको एक नज़र से फर्राटे से हम देखते हैं। कर्णम मलेश्वरी क्या है, भारोत्तोलक हैं, आंध्र प्रदेश में रहती हैं। पिता क्या है, कांस्टेबल हैं। 12 साल की उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। 130 किलो का मैक्सिमम वजन ये उठा चुकी हैं। इन्होंने टोटल 29, एक कम 30, 29 का जो जीते हैं पदक, यही हैं। देखिए ध्यान से इन्हें। आगे देखिए, जो ज्वाला लीला और हीरा हैं, ये तीनों भी मतलब मुंबई के थे, ये कबड्डी के खिलाड़ी थे। बहुत आगे देखिए, फूलों की घाटी जो है वो किसे बोलते हैं, हमें पता ही है, हमारे उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोलते हैं और यहीं पे राष्ट्रीय उद्यान भी है। आगे देखिए, जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी का नाम सुनते ही आपको बिहार आना चाहिए क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। अब पूछ सकता है कि ये किससे, क्या क्या इसमें यूज़ होता है, तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, फूल इत्यादि को दर्शाया गया है।
आगे देखिए फूल भी खाए जाते हैं, मतलब कौन से पौधे के क्या कहाँ लोग खाते हैं ये बताया गया। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूल की सब्ज़ी बनाकर खूब खाते हैं। केरल के लोग केरल के जो लोग होते हैं वो केले के फूल की सब्ज़ी खाते हैं। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल के पकौड़े पसंद करते हैं। आपको पता होगा जो सहजन होता है वो बहुत ही पौष्टिक वर्धक होता है। आगे देखिए इसमें बोल रहा है जो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज ज़िला है ये इत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ के फूल से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल तैयार किया जाता है। मतलब ऐसी कहावत है कि यहाँ की तो नालियाँ भी सुगंधित होती हैं, इत्र होती हैं। आगे जाइए, अब इसमें समय बदलना है, एक चैप्टर है करके, इसमें जो मेन है जैसे जान जाइए सोहना गाँव, ये कहाँ है? हरियाणा में है। आगे जाइए, कुछ मतलब हमारी नदियाँ हैं जो पूछ सकता है कि कौन सी नदी कहाँ है। अब देखिए इसमें है सतलज नदी जो कहाँ है? पंजाब में है। यमुना कहाँ है? दिल्ली, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। गंगा नदी कहाँ है? यूपी बिहार में, ठीक, यूपी में है, बिहार में है, उत्तराखंड में भी है। श्रावस्ती नदी कहाँ है? श्रावस्ती हमारे राजस्थान और हरियाणा में है। गोदावरी कहाँ है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। चेनाब नदी कहाँ है? हिमाचल पंजाब में है। और जो महानदी कहाँ है? वो उड़ीसा में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? आपकी असम में है। जो कृष्णा नदी है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। नर्मदा कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। और गुजरात से याद आया, नर्मदा नदी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। और कोशी नदी कहाँ है? बिहार में, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे आ जाइए, चैप्टर है बसवा का खेत। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि खूंटी आप जानते होंगे, एक लोहे की छड़ होती है जो मिट्टी को खोद कर बनाई जाती है। उसमें ढीला करके नरम करने के लिए, जो मतलब बसवा के इलाके में मिट्टी को ढीला करने के लिए खूंटी नामक औजार का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आ जाइए, बाजार से घर तक। अब इसमें क्या दिया है, बस मेन चीज़ों के बारे में देखेंगे। एक व्यस्त महीना, पत्थरों के बीच की जगह में भारतीय रॉबिन ने अपने अंडे दिए हैं। मतलब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बोलता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अंडे देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन पक्षी। आगे आ जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, जैसे जो कौवा है, कौवे का घोंसला हर तरह की चीज़ों से बना होता है, यहाँ तक कि वो अपने घोंसले में तार, लकड़ी के टुकड़े भी उपयोग करता है। और जो कौवा है अपना घोंसला पेड़ के ऊपर बनाता है। और देखो जो कोयल है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, बहुत ही चतुर होती है ये क्या करती है, अपना जो अंडा होता है वो कौवे के घोंसले में रख देती है कोयल, और कौवा उन्हें अपना बच्चा, अपना अंडा समझ के पालता पोसता है। बताइए कितनी ये चतुर है। आगे देखिए, फाख्ता डव जो है ये अपना घोंसला जो है कैक्टस के कांटों या मेहंदी की बाड़ के बीच बनाता है। ध्यान दीजिएगा, फाख्ता जिसे हम कैक्टस बोलते हैं, ये अपना जो है पौधा वो मेहंदी या बाड़ के बीच बनाता है। आगे आ जाइए, इसमें बोल रहा है गौरैया, जो आजकल तो बहुत ही कम पाई जा रही है, लेकिन पहले हमारे घरों के चारों ओर पाई जाती थी बहुत ज़्यादा, अब तो दिखती ही नहीं, बहुत कम दिखती है। ये कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, आपके घर की अलमारी के ऊपर, खिड़कियों में, कहीं भी। आगे देखिए, बारबेट या जिसको हम लोग कॉपर स्मिथ बोलते हैं को गर्मियों में टुक कॉल के साथ सुना जा सकता है। टुक 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 करते हैं ये लोग। यह अपना घोंसला एक छेद में एक पेड़ के तने में बनाते हैं, मतलब एक पेड़ है उसका तना है, उसमें छेद करके अपना बना लेते हैं घोंसला। इसको क्या बोलते हैं? बारबेट या कॉपर स्मिथ पक्षी। आगे आ जाइए, जो हमारी दर्जी पक्षी है, देख रहे हैं क्या खूबसूरती से इसने अपनी चोंच से पत्तों को सिल दिया है। ये क्या करती है, अपनी तेज चोंच का उपयोग करके झाड़ी पर दो पत्तियों को जोड़ने का कार्य करता है, और ये मतलब अपने बनाए हुए पत्तों की तह में अपने अंडे दे देती है। क्या खूबसूरती से सीली, एक बढ़िया सा बना दी और इसी में अंडा दे देगी। आगे जाइए, सनबर्ड। जो सनबर्ड का जो घोंसला है वो एक छोटे से पेड़ या झाड़ी से लटका रहता है, बस इतना जान जाइए। आगे जाइए, ये है नर जुलाहा पक्षी। ये मतलब ये जान जाइए सबसे खूबसूरती से बना हुआ घोंसला है। देख रहे हैं क्या खूबसूरती से इसने बुना है। इसमें जो नर जुलाहा पक्षी है वो क्या करता है, घोंसले बनाता है, और जो मादा होती है पक्षी वो सारे घोंसलों को देखती है और फिर वो चुनती है कि उसको भैया सबसे अच्छा कौन सा लगा, और तय करती है कि उसको अपने अंडे किसके घोंसले में देने हैं। आगे जाइए, है जंतु दांत। देखिए एनिमल टिच। अब इसमें घास के बारे में बताया गया है, दांत के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए, घास काटने के लिए गायों के जो दांत होते हैं, आगे के दांत छोटे होते हैं, और चबाने के लिए जो किनारे के दांत होते हैं वो बहुत बड़े और चपटे होते हैं।
गाय के दांत कैसे होते हैं? आगे के दांत छोटे और बड़े, पीछे के बड़े और चपटे। और जो सांप के दांत हैं वो तेज और घुमावदार होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। सांप अपना भोजन पूरा ही डायरेक्ट निगल जाते हैं चबाने के बजाय। आगे देखिए गिलहरी है, देख रहे हैं जो गिलहरी के जो आगे के दांत होते हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं, और ये मतलब ये अपना इसका दांत बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ये बेचारी दिन भर कुतरती रहती है कुछ ना कुछ। आगे देखिए जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला है मुंबई में नंदिता, एक चैप्टर है, जान जाइए। बहुत ज़्यादा पानी बहुत कम पानी करके है एक चैप्टर। फिर आ जाइए जो नलमद्दा है, नलमद्दा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कफ परेड कहाँ का फेमस है? मुंबई। 10 तहज़ा ये सब के बारे में डिस्कस है। आगे देखिए जो कर्नाटक का होलगुंडी क्षेत्र, पानी की कमी, बच्चों की पंचायत को भीमसंग कहा जाता है। मतलब कर्नाटक में एक होलगुंडी क्षेत्र है जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे बच्चों की एक पंचायत है जिन्होंने पानी के लिए ऊपर काम किया जिसको भीमसंग कहा गया है। आ जाइए इसमें है अब्दुल इन द गार्डन। अब देखिए गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद जड़ हैं। पूछ लेता है कि इसमें जड़ क्या है, तो गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद। फूल गोभी क्या है? एक पुष्पक्रम है। गोभी रूपात्मक रूप से एक पौधे की वनस्पति कली होती है। ठीक है, इसमें बोल रहा है जो बरगद के पेड़ में जो शाखाएं लटकी होती हैं वो वाकई में क्या होती हैं भैया? उसकी जड़ें होती हैं वाकई में। और जो अन्य पेड़ों की तरह बरगद के पेड़ की भी ज़मीन के नीचे जड़ें होती हैं। मतलब देखिए बरगद का क्या है, नीचे तो जड़ें हैं ही और साथ साथ जो ऊपर भी लटक रही हैं वो भी क्या है? उसकी जड़ें ही हैं। आगे आ जाइए, इसमें बोल रहा है डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा होगा चाहे आपके बहुत सारे एग्जाम में। ये डेजर्ट ओक क्या है? एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ओक ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रखिए। आगे देखिए इसमें बोल रहा है हमारे शरीर का हिस्सा, जैसे है ना कुछ जो नियमित रूप से हम काटते हैं, बाल और नाखून है। और जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को मनाते हैं। आगे आइए ईट टुगेदर। अब देखिए इसमें क्या बताया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो बिहू है वो क्या है? असम का लोक नृत्य है। भेला घर ये क्या है? बांस से बना हुआ एक घर है भेला घर। उरुका क्या है? सारा गांव एक साथ खाएगा, उरुका। और माघ बिहू, ये माघ बिहू जो है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ खिचड़ी होता है। ये असमिया कैलेंडर का पहला और दूसरा माघ और 10वां महीना होता है। असमिया कैलेंडर का क्या है? पहला और दूसरा माघ और 10वां महीना होता है। ठीक है, अगले देखिए इसमें बताया गया है जो पहला दिन है इसका उसको उरुक्का कहते हैं। और उस दिन लोग भेला घर नामक एक स्थायी शेड, मतलब कुछ रहने का स्थान का निर्माण करते हैं और एक सामुदायिक भोज करते हैं। और जो बोरा है वो असम में इस्तेमाल होने वाली राइस है, चावल है। यह एक समान किस्म की चावल है, ये चिपचिपे चावल है। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ भेला घर होता है। फिर वही साज श्रृंगार है। आगे देखिए महिलाओं को पट और मुगा मेखला चादर पहनाया जाता है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। जो सत्रिया है या सतरिया इसको बोलते हैं, वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे भैया इसमें बोल रहा है भात शुक्तो, मतलब सब्जी और ग्रेवी के साथ चावल। ये क्या है? एक लूची, एक खाने की डिश है। अगर भात शुक्तो हो गया तो या लूची, ये सब क्या है? खाने की डिश है। आगे आइए, इसमें बोल रहा है भोजन प्रत्येक बच्चे का अधिकार। इसमें भोजन और मस्ती करके मतलब बताया गया है। जो कड़ाहा प्रसाद है, हम लोग बोलते हैं ना कड़ाह प्रसाद, गुरुद्वारा में लंगर के टाइम। आगे बढ़िए, जो हॉप स्कॉच, ये क्या है? हॉप स्कॉच एक खेल है। इस टाइप का कुछ हम लोग खेलते हैं, बचपन में आपने खूब खेला होगा। आगे देखिए पोचपल्ली, पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली जो है इसमें मतलब क्या क्या बताया गया है? एक बुनकर है। ठीक है, पोचमपल्ली क्या है? तेलंगाना का एक शहर है। ठीक, एक मंडल है। जो कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, आशम रेशम, कश्मीर कढ़ाई इत्यादि, ये मतलब फेमस है। कुल्लू की क्या फेमस है? शॉल फेमस है। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है। आसाम का रेशम, कश्मीर की कढ़ाई इत्यादि। आगे देखिए घर और विदेश। अब इसमें बोल रहा है जो अबू धाबी है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम बोलते हैं, की राजधानी है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई की, मतलब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ये मतलब पहाड़ केवल रेत से बनी हुई है और इन्हें रेत के टीले कहते हैं।
अब आगे देखिए, यहाँ पे पिंड खजूर, जो दिरहम है यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ की भाषा क्या है, अरबी है। देख रहे हैं, रेत के टीले, खजूर हम लोग जो खाते हैं। आगे देखिए, मसालेदार पहेलियाँ। हल्दी मिर्च काली मिर्च जीरा तेज पत्ता, हल्दी मिर्च काली मिर्च जीरा तेज पत्ता, ये सब क्या है, हमारे मसालेदार पहेलियाँ हैं। गरम मसाला, कई मसाले जैसे इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि के मिश्रण का चूर्ण है। क्या है, गरम मसाला क्या है, इन सभी को कूट दो भैया, बन गया गरम मसाला। आगे जाइए, देखिए इनके बारे में मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो सीटेट हो, DSSS हो, सब में पूछा है। अधिकारी वाहिदा, ठीक है, रक्षा अधिकारी वाहिदा, ये क्या थी, लेफ्टिनेंट कमांडर थी। वाहिदा प्रिज्म इनका नाम था, जो भारतीय नौसेना में पहली डॉक्टर थी। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। यह थन्ना मंडी नामक एक छोटा सा गांव है, थन्ना मंडी जम्मू कश्मीर का ऐसा है, वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। ये जम्मू कश्मीर के राजमौली ज़िले में है। वह मतलब घबराई नहीं थी, लेकिन एक को 36 कमांड चिल्लाने पड़ते थे। सोचिए, 36 कमांड इन्होंने संभाले। आगे आ जाइए, चुस्किट स्कूल जाती है। अब वही है कौन कैसे, जैसे देखिए स्किटपो पुल गाँव, ये कहाँ है, लद्दाख में है। और यहाँ पे मम्मी को क्या बोलते हैं, आमा ले, पापा को आबा ले, दादा को मेमे ले, आमा ले, बाबा ले, मेमे ले। आगे जाइए, सुपर सेंस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है रेशम का कीड़ा है, वो क्या करता है, अपनी मादा कीट को उसकी गंध से कई किलोमीटर पहले से ही ढूंढ लेता है। और जो मच्छर है हमारे शरीर को गंध से ही ढूंढ सकते हैं, गंध से ढूंढ सकते हैं। वे हमारे पैरों के तलवे की जो गंध होती है और आपके शरीर की गर्मी से ढूंढते हैं। आगे आ जाइए, इसमें बोल रहा है कुत्ते सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित कर लेते हैं। वे उसको मूत्र या पॉटी की गंध से यह पता कर लगा सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता तो उनके क्षेत्र में नहीं आता है। भाई इनका भी जलवा है, कहीं भी कर देते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। आगे आ जाइए, इसमें बोल रहा है चील, बाज, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी हमारे से 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी चीज़ों को 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। मतलब देखिए, जो चील है, बाज है, गिद्ध है, ये सब क्या कर सकते हैं, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं भाई दूरी से। और मतलब जो चीज़ है उसको 8 मीटर दूरी से ही देख सकते हैं, ठीक है, जो हम 2 मीटर दूरी से देख सकते हैं। आगे जाइए, इसमें बोल रहा है ऐसा माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर को कुछ रंग देख सकते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वो केवल 2 चीज़ को ही देख सकते हैं। क्या, काला सफ़ेद। जैसे उल्लू क्या देख सकता है भाई, बस काला रंग या सफ़ेद रंग। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है लंगूर दूसरे को बाघ या तेंदुए जैसे खतरों की चेतावनी से आगाह करता है। लंगूर जो होते हैं मतलब कोई भी चेतावनी आते हैं उससे पहले वो लोग दूसरे जानवर को आगाह कर देते हैं। लंगूर एक विशेष चेतावनी कॉल करके ऐसा करता है। और जो मछलियाँ होती हैं वो विद्युत संकेतों द्वारा अलार्म का कार्य करती हैं। आगे जाइए, इसमें बोल रहा है दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप समूह में जंगलों में रहने वाली कुछ जनजातियों ने देखा कि जानवर अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें किसी खतरे का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वे द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए और इसके तुरंत बाद ही द्वीप पूरा सुनामी के चपेट में आ गया, लेकिन इन लोगों को बचा लिया। अब देखिए हमारे लिए जानवर कितने उपयोगी हैं। आगे देखिए, जो डॉल्फिन है वो डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग तरीके की आवाज़ें भी निकालती हैं, ठीक है। आगे देखिए, सोना जागना में कुछ जानवर कुछ ही मौसम में लंबी नींद और गहरी नींद में चले जाते हैं, ठीक है, और फिर कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। आप देखे होंगे छिपकली को एक सीजन होता है, कुछ दिन तक दिखाई देंगे और फिर गायब, ठीक है, जैसे छिपकली वगैरह हो गई। देखिए, जो मतलब सर्दियों की नींद में चले जाते हैं उनको हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक। और जो एस्टिवेशन में जाते हैं उन्हें गर्मी की नींद कहते हैं। जो जानवर मतलब गर्मी में ही गायब हो गया तो उनको एस्टिवेशन, ऐसे याद रखिए, गर्मी में एसी की ज़रूरत पड़ती है तो एस्टिवेशन, और सर्दियों की नींद हाइबरनेशन। आगे जाइए, स्लॉथ, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लेना है। तो स्लॉथ क्या है, देखिए स्लॉथ दिन के 17 घंटे पेड़ की टहनी पर उल्टा लटक सकता है। कितने घंटे, 17 घंटे। और ये क्या करता है, हमारी आपकी तरह सोता रहता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, ठीक है, और मतलब इसी पे वो जीवित रहता है। और देखो, जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो मतलब
पास के पेड़ पर चला जाता है और स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं। और मतलब इतने सोचो 40 साल की उम्र में ये इतने बड़े कामचोर होते हैं कि मात्र 8 पेड़ों की परिक्रमा करते हैं और सप्ताह में एक बार ये खुद ही राहत के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। आगे बढ़िए, इसमें बोल रहा है हम में से अधिकांश की तुलना में एक बाघ रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब हमसे 6 गुना बेहतर बाघ देख सकते हैं, बस इतना जानिए। बाघ की जो मूछें होती हैं वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं। किसके काम आती हैं? वो हलचल और कंपन को महसूस कर लेती हैं, तभी तो सट से वो शिकारी को पकड़ लेता है। देखिए, वे बाघ को अंधेरे में चलने और अपना शिकार खोजने में मदद करते हैं। प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है जो कई किलोमीटर तक दूरी तक होता है, और जो बाघ अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए वही मूत्र का प्रयोग करता है। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कुछ जानवरों को देखते हैं हम इंसान ऐसे हैं कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए उनका मर्डर कर देते हैं। तो देखिए, हाथी को उनके दांत के लिए, गेंडे को उनके सींग के लिए, बाघ को मगरमच्छ को, सांप को उनकी चमड़ी के लिए, खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी मृग को उसकी थोड़ी सी तनिक सी कस्तूरी के लिए, गंध के लिए उसको मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोग शिकारी कहलाते हैं। आगे जाइए, इसमें सपेरे की कहानी है जो कालबेलिया है, एक गांव है, कस्बा है कह लीजिए, तो यहाँ से रिलेटेड है। यहाँ पे जो सांप है वो बीन बजाने पर नृत्य करते हैं। देखिए, नाग गुम्फान के बारे में पूछ सकता है। तो जो नाग गुम्फान है वो इस तरह के डिज़ाइन होते हैं जो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में रंगोली टाइप की बनाई जाती है। कढ़ाई और दीवार की सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, विषैले दांत, जो सांप है इसके 2 खोखले दांत होते हैं, देखा है, डरावना सा। देखिए, यह कथा सपेरों और सांपों के बीच संबंध अन्योन्यश्रयता पर आधारित है, सुनी हुई बातों पर। आगे देखिए, ऐसे समुदाय, जो कालबेलिया के बारे में हो रहा है, ऐसे समुदाय के बारे में बात करने पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उनमें ज़्यादातर जानवरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे। उन्हें जानवरों को चोट या छेड़ना भी नहीं चाहिए। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल की पार्टी में इस्तेमाल होने वाला वाद्य यंत्र है। देखिए, इसमें ढोल को छोड़कर बाकी जो सब कुछ बनाया जाता है लौकी को सुखाकर बनाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, कोबरा, कॉमन क्रेच, रसेल वाइपर, सॉक स्केल्ड वाइपर जिसको अफई बोलते हैं, ये सब क्या है? जहरीले सांप हैं भारत के। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। आगे देखिए, सरकार ने कानून बनाया कि कोई भी सांप को पकड़ नहीं सकता, मतलब पकड़ कर नहीं रख सकता। आगे जाइए, चखने से पचने तक। और इसमें अनाज की रानी भैया किसे बोलते हैं? मक्का रानी, अनाज की रानी। ग्लूकोज ड्रिप हमें बिना खाए भी जल्दी से कुछ ताकत दे देगा। ठीक है, आगे देखिए, कविता मार्टिन्स विंडो राजेश उत्साही द्वारा लिखी गई है। जो कविता है वो मार्टिन्स राजेश शाही द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि हमारे पेट का जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कहानी एक पेट एक खिड़की के साथ, अनीता रामपाल ने लिखी है। मोटापा और मरामस उड़ीसा में कालाहांडी ज़िला है। सबसे ज़्यादा चावल कालाहांडी ज़िले में पैदा होते हैं और इसका जो पाचन होता है चावल का, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। साल भर आम। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे खाना कैसे ख़राब होता है। ठीक, तो देखिए, मतलब इसमें बताया गया है कि कुछ पदार्थ हैं जिन्हें 1-2 दिन तक ताज़ा रखा जा सकता है। जैसे मिल्क को तो हम क्या कर सकते हैं, इनको उबाल के इनको ताज़ा रख सकते हैं 1-2 दिन तक। कुकड राइस, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बाउल ले लें, उसको कंटेनर में वाटर भर दें और उसी के ऊपर इसको रख दें, तो ऐसे भी इसको कुछ दिन तक सेफ रखा जा सकता है। अगला क्या है, अनियन, गार्लिक। इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक मतलब क्लॉथ में करके कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, मतलब ड्राई और ओपन प्लेस में इसको रख सकते हैं, अनियन और गार्लिक को, लहसुन प्याज। आगे जाइए, बता ही दिया मैंने इसे। आगे जाइए, गर्मियों का इलाज आम पापड़। अब आ जाइए, इसमें बोल रहा है आंध्र प्रदेश का एक आत्रेयपुरम शहर है। कांच के जार और बोतलों में जार भरने से पहले उसे अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है, नहीं तो अगर मॉइस्चर रहेगा तो सड़ जाएगा, फंगस लग जाएगा। आगे देखिए, बीजों के अंकुरण का समय मौसम के तापमान और आर्द्रता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंढक, कीड़ों, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा लेते हैं और खा जाते हैं। ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है, पिचर प्लांट, नेपथेंस, कीट पक्षी, जो भी कह लीजिए।
यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका नैपथेन्स है या पिचर प्लांट के लीजिए कहाँ पाया जाता है, तो भारत में, मेघालय में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, एक घड़े जैसा, इसको इसलिए घटपर्णी भी बोलते हैं, और इसके मुंह से पत्ता ढका होता है। पौधे में एक विशेष गंध निकलती है जो कीड़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, और जब कीट पौधे के मुंह पर लग जाते हैं और फंस जाते हैं तो बाहर निकल ही नहीं पाता। देखिए इस टाइप का कुछ देख रहे हैं। आगे देखिए, यह 1948 में हुआ था। एक दिन जॉर्ज मेस्टल आए, अपने कुत्ते के साथ टहलने गए। ठीक, वह अपने मतलब पूरे कपड़े और अपने कुत्ते के फर पर चिपके हुए बीजों को देखकर बहुत चकित रह गए। 1948 की ये घटना है। उन्होंने सोचा कि उन्हें मतलब क्या चिपक गया, इसलिए उन्होंने बीजों को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बीजों की बहुत छोटी छोटी कांटे जो कपड़ों के फर से चिपक गया हो। मतलब इसने मेस्टल को विचार दिया कि वेल्क्रो बनाना चाहिए। वेल्क्रो का उपयोग हम कपड़े, जूता, बैग, बेल्ट, बहुत सी चीज़ों को एक साथ चिपकाने के लिए कहते हैं। अरे आपने देखा होगा ना, पहले बचपन में हम लोग जो शूज़ पहनते थे चिपकाने वाला, कांटे कांटे एक जगह वो कुछ रहता था, उसमें चक चक की आवाज़ें निकलती थी। देखिए इस टाइप का वेल्क्रो। आगे देखिए, डिड यू नो, ये भी हमारे एनसीईआरटी में है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि मतलब कौन सा कहाँ से लाया गया है। फ्रॉम साउथ से का क्या लाया गया है, जैसे टोमेटो साउथ से है, ठीक है, और पोटैटो और ग्रीन चिली ये कहाँ है, साउथ अमेरिका से लाया गया है। ठीक, कैबेज जो है, गोभी हमारी यूरोप से लाई गई है। ठीक, मटर हमारी अफ्रीका से लाई गई है। भिंडी जो है हमारी वो कहाँ से लाई गई है, अफ्रीका से है। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार एनसीईआरटी में है तो पढ़ लीजिएगा। देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है हर बूंद मायने रखती है। अब देखिए इसमें जो है घड़ीसर की एक घटना है। सबसे पहले तो हम घड़ीसर का अर्थ जानते हैं। घड़ीसर क्या है, एक झील है जो जैसलमेर में राजा घड़सी ने 650 साल पहले बनाई थी। ध्यान रखिए घड़ीसर क्या है, झील है, जैसलमेर में राजा घड़सी ने बनाई। कब बनाई, 650 साल पहले बनाई। ठीक है, लोगों की मदद से इसे बनाई। 9 झीलें हैं इसमें, देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा झील है। आगे बढ़िए, देखिए इसमें क्या बोला है, लोग कुएं से पानी ऊपर खींचने के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर सकते थे और मतलब इस झील में पानी तक पहुंच सकते थे, इसीलिए इन्हें बावड़ी कहा जाता था। और मतलब मशक जो होता था वो चमड़े का थैला होता था। जब अल बरूनी हमारे यहाँ आया था तो उन्होंने मतलब ये जब भारत का दौरा किया तो उसने बहुत ही तारीफ़ की कि भारत तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ की झीलें बहुत अच्छी हैं, यहाँ की जो कलाकृति है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही तारीफ़ किया। आगे देखिए, इसमें बोला है आज भी लोग बहुत ही पुरानी झीलों, धारा, बावड़ियों और नालों से पानी मिलता है। 986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई। लोगों को पुरानी और भूली हुई बावड़ी याद आ गई। आगे आ जाइए, इन्होंने बावड़ी की सफाई की और उसमें से 200 ट्रक से अधिक, बताइए 200 ट्रक से अधिक कचरा निकाला। क्षेत्र के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। प्यासे शहर को बावड़ी से पानी मिला। कुछ वर्षों के बाद अच्छी बारिश हुई और फिर से बावड़ी को भुला दिया। काम ख़त्म, इंसान ख़त्म। वही है, क्या कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बोला है कहाँ पे, मतलब डॉक्टर जो राजेंद्र सिंह हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पहले तो हम ये चीज़ याद रखेंगे। हमारे एनसीईआरटी में एक स्टोरी दिया हुआ है जिसमें मतलब कुछ ऐसे समूह हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के लिए पानी लाते हैं, उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और वो अपने समय में बड़ों से पानी की व्यवस्था के बारे में तरकीबें पूछते हैं। वे जैसे ये पूछते हैं कि पुरानी झीलों, जोहड़ों का पुनर्निर्माण करते हैं और नए भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया तरुण भारत संघ नाम का एक संस्था का निर्माण किया, संघ का निर्माण किया। ठीक है, और ये किसकी मदद से किया, तो डार्की माई की मदद से किया। ये क्वेश्चन पूछा भी है कितनी बार कि तरुण भारत संघ किसकी मदद से किया, तो डार्की माई के साथ। जो दरकी माई की जो कहानी है वो एक कथा से ली गई है। ठीक है, और आपको जैसे पता ही है कि जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं उनको क्या बोला जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। आगे जाइए, इसमें बोला है पानी के साथ प्रयोग। ठीक,
देखिए मृत सागर, अब ये मृत सागर क्या है? जो सभी महासागर हैं और समुद्र में जो खारा पानी होता है ये सबसे नमकीन होता है, और जो सबसे नमकीन पानी होता है वो मृत सागर में होता है। ये कितना नमकीन है तो इसके बारे में हम ऐसे जान सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक की कल्पना करो। क्या तुम ऐसे पानी को पी सकोगे? पीना तो दूर, उसका स्वाद भी नहीं चख सकेंगे आप। ये बहुत ही कड़वा होता है। दिलचस्प की बात ये है कि यदि कोई व्यक्ति तैरना भी नहीं जानता हो तो वो इस पानी में डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी में वो तैरने लगेगा, मानो उस पर लेटा हुआ हो। तो बड़ा ही अच्छी जगह है, आप जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ ये लोग लेटे हुए हैं। आगे जाइए, इसमें शक्कर पारा क्या है? एक मीठा व्यंजन है, ठीक है। इसमें वाष्पीकरण के बारे में बताया गया है, और मिश्री के टुकड़े, चीनी के टुकड़े, ये सब एनसीईआरटी में मेजर है तो मैंने बता दिया। आगे देखिए, इसमें है डांडी मार्च के बारे में बताया गया है। तो आप जनरली ये ध्यान रखिए, डांडी मार्च किससे रिलेटेड है? गांधी जी से। कब से शुरुआत हुआ? 1930 से, बस इतना याद रखिए। यही नमक से ही था। मतलब गांधी जी ने कहा कि जब हमारे यहाँ ही नमक बनता है तो भाई हम इस पर टैक्स क्यों दें। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। इसमें मतलब बोला गया है, मॉस्किटोज़ के बारे में बताया है कि देखिए जो मलेरिया है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। ये किससे सेपरेट होता है? जो फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो काटती है तब। आगे आइए, देखिए जो मलेरिया है इसकी दवाई के लिए हम सिनकोना जो छाल होता है पेड़ की उसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही पुराने टाइम से होता जा रहा है कि अब तो इसकी टैबलेट्स भी आने लगी हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, जो अनीमिया है वो आजकल भारत में तो 10 में से 9 लोगों को पाया ही जा रहा है। वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? लेस हीमोग्लोबिन, या तो खून में आयरन की कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया। आगे आ जाइए, देखिए लोगों ने ये सोचा कि ये बीमारी गंदे और दलदली इलाकों से आई है या किसी जहरीली गैस के कारण हुई है, तो उन्होंने क्या बोला? इसे मलेरिया का नाम दे दिया, जिसका अर्थ है खराब हवा। एक डॉक्टर ने एक रोगी के खून में छोटे छोटे कीटाणु देखे, और जब उसने इसे माइक्रोस्कोप से देखा तो मतलब उसने बोला नहीं ये तो हवा से नहीं है। फिर उसने बोला, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो बीमारी है मरीज के खून में कैसे आ सकती है। तो उन्होंने दिसंबर 1902 में जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने इसकी खोज की कि ये जो है मलेरिया वो मच्छर से फैलता है, मच्छर में भी फीमेल मच्छर से। और इसके लिए उन्हें 1905 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ध्यान रखिएगा, जो मलेरिया की खोज जो जीवाणु की थी, मतलब किससे फैलता है, तो रोनाल्ड रॉस ने की। किसमें की? 1902 में की। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1905 में मिला। देखिए यही है वो महान साइंटिस्ट। आगे आ जाइए, इसमें बोल रहा है मक्खियों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, ठीक है। तो देखिए शैवाल है, एक पौधे के कारण से फिसलन हो जाती है, और जो बरसात में है वो शैवाल भी बहुत सारे फैलते हैं। अब हमारे एक और चैप्टर है यूपीओ गो करके है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो नेहरू है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, जो हम कहाँ है? ये उत्तरकाशी में। ये क्वेश्चन पूछा भी था पिछले साल कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में है। हमारे रुकसाक में खाने के पैकेट, पानी की बोतलें। अब ये पूछ सकता है कि ट्रैकिंग करने के लिए क्या क्या होती हैं? खाने के पैकेट, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक, ये सब होते हैं। शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंडेशीर, सीटी, पर्वतारोही उपकरण जैसे स्लिंग, पेंट्रोस, शिकारी जूते, इस स्लीपिंग बैग। चढ़ते समय अपने शरीर को किस कोण पे रखते हैं? ये लोग 90 डिग्री पर रखते हैं। देखिए जो बेचेंद्री also joined us in a singing and a dancing on a famous पहाड़ी song बेदू, पाको, बारामासा, कफाल, पाको, चिता, मेरी चिलई। मतलब जो बेचेंद्री पाल थी उन्होंने ये सॉन्ग गाया था, ठीक है, ज्वाइन किया था। ये क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई की, ठीक है। और कितने मीटर पे गई? 8900 मीटर पे गई। और माउंटेन एवरेस्ट की जो चढ़ाई की इन्होंने बेचेंद्री पाल ने। और माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कितने मतलब देर में की, कितने देर रही? तो ये 43 मिनट रही हाईएस्ट पीक पे। और कब, कितने तारीख को? 23 मई 1984 को, ठीक है।
अब इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है बिशेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड रीच द पीक ऑफ माउंटेन एवरेस्ट। जो बिशेंद्री पाल थी वो इंडिया की तो फर्स्ट थी, लेकिन जो वर्ल्ड की थी वो 5वीं थी जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट के पीक पे चढ़ाई की। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वही दिया है जो मैंने अभी बताया। बिशेंद्री ने भी प्रसिद्ध पहाड़ी गीत बेदू पाको बड़ा माशा काफल पाको चेता मेरा छेला पर गायन और नृत्य में हमारा साथ दिया। उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि बिशेंद्री माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली और इतिहास रचने वाली भारतीय महिला बनेगी। बिशेंद्री पाल ने 8900 मीटर ऊंचे माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। उसने अपना सिर झुकाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तस्वीरें ली। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट बिताए। 23 मई 1984 बिशेंद्री पाल माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं भारतीय महिला बनी। ये किसने बताया? जंको ताबेई ने बताया। आगे देखिए, दीवारें कहानियाँ कहती हैं। हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा। अब पूछ सकता है गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया। किस राजवंश द्वारा? काकतीय राजवंश द्वारा। ये एनसीईआरटी में है, मेंशन है। आगे देखिए, दीवार का एक भाग गोल आकार में बाहर आ जाता है, जिसे गढ़ कहते हैं। इस किले में बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, 87। आगे देखिए, जो कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ एक के बाद एक मतलब 1518 से लेकर 1687 तक शासन किया। मकाई दरवाज़ा और फतेह दरवाज़ा कांस्य और पीतल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, मकाई दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा यहाँ है, कांस्य और पीतल यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो कुचिपुड़ी है वो क्या है? आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। लकड़ी की चप्पल को क्या हम बोलते हैं? खड़ा हुआ, आपने देखा होगा। सुनीता अंतरिक्ष में। अब इसमें यही बताया गया है कि क्या अंतरिक्ष में मतलब क्या अर्जेंटीना में लोग उल्टे खड़े होते हैं? हाउ वी फाइंड द अर्थ इज़ अ राउंड इसहॉक असीम द्वारा। कल्पना चावला क्या है? अंतरिक्ष यात्री। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि मतलब जो सुनीता विलियम्स हैं, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी तक चली गई। एक टूटती हुई तारा वास्तव में एक उल्का पिंड है जो पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का एक नया रिकॉर्ड बनाया। यही है, इसमें वही बताया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून इन 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन वॉक द मून। आगे देखिए, इसमें बोला है अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा। इसमें बोला है तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल के लिए किया जाता है। पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त करें? इसी पेट्रोलियम या तेल में हमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन तेल, वायुयानों के लिए ईंधन प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं एलपीजी, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस इसी से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग प्लास्टिक और पेंट जैसी कई चीज़ों को बनाने में किया जाता है। अगला देखिए, सेल्सियस हाई। इसमें बताया गया है कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, और जो मतलब चट्टाने हैं, रॉकी प्लेन्स चट्टाने हैं, वो भी कहाँ हैं, ये सब बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। जो शीत एवं शुष्क मरुस्थल लद्दाख चोंगथांग का चट्टानी मैदान है। चोंगथांग का चट्टानी मैदान है। चोंगथांग का है लद्दाख। यह स्थान लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। चांगपा उनकी बकरियां हैं, उनका एकमात्र खजाना है। कौन? उनकी बकरियां, जो चांगपा। इन खास बकरियों से उन्हें विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनाने के लिए ऊन की प्राप्ति मिलती है। देख रहे हैं, क्या मस्त है। देखिए, रेबो टेंट। अब देखिए, रेबो टेंट क्या है? मतलब रेबो टेंट ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रेबो के पास भेड़ बकरियाँ खाने की रखने की जगह थी। चंग पास में इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थर की बनी होती हैं। आगे देखिए, श्रीनगर में कई परिवार डोंगा में रहते हैं। इन नावों को डल झील और झेलम झील में देखा जा सकता है। अंदर में डोंगा अलग अलग कमरों वाल जैसा घर है। 80 फीट और लगभग 8 से 9 फीट चौड़ा है। शिकारा, बकरवाल, खटमंद, थपका और मेहरब। आगे देखिए, व्हेन अर्थ शुक।
इसमें बोल रहा है 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक आया। कहाँ पे आया? कच्छ और भुज में आया। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। इसमें बोल रहा है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो क्या है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आगे देखिए यह काम कौन करेगा? इंडिया अनटच्ड बाय स्टैलिन के। देखिए इसमें बोल रहा है स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार का 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में चला। भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान तैयार किया गया। दीवार के उस पार, इसमें देखिए अब इसमें कुछ स्टोरी है जिसमें मेन क्या है हम बता सकते हैं। बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी होते हैं। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास है। ठीक है, आगे देखिए एक बीज किसान की कहानी कहता है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो उधिया है वो कहाँ का ये मतलब व्यंजन है एक प्रकार का, तो ये गुजरात का है। जो गुजरात में वंगाम में खाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए फसलें, अनाज, सब्जियां, दालें, सरकारी आंकड़े 1997 से 2005 के बीच 1,50,000 किसान इस तरह मौत हो गए। सोच लीजिए, क्रोटोन देख रहे हैं, पीला पीला पत्तियाँ हो जा रही हैं। आगे देखिए अर्थवॉर्म, जिसको हम केंचुआ बोलते हैं, मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं और किसानों के भी। केंचुए मिट्टी को मतलब नरम रखते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। इस तरह हवा, पानी और आसानी से मिट्टी में मिल सकते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को भी खाते हैं। उनका मूल काम है मिट्टी को उपजाऊ बनाना। उनका जो मतलब मल वो जो त्यागते हैं वो क्या करते हैं, उससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? वही इन्हीं के द्वारा मिट्टी को उपजाऊपन करना। आगे देखिए इसमें बोल रहा है कुड़ुक। कुड़ुक क्या है भाई? लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है, देखिए फूस फॉरेस्ट। अब देखिए इसमें बोल रहा है जिसके जंगल सूर्यमणि की एक कहानी है। यह एक सच्ची घटना है। सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सामान्य लड़कियों की असाधारण दास्तां को बताता है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। कुड़ुक एक क्या है? भाषा है। बांस। भूध्यमाई ने कहा सामूहिक बैंक। जंगली। आगे जाइए, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट ये कब आया? 2007 में। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वन अधिकार अधिनियम 2007। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि और उस पर उगाई जाने वाली चीज़ों पर अधिकार है। उन्हें जंगल से नहीं हटाया जाएगा। वनों की रक्षा का कार्य उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। आगे देखिए झूम खेती के बारे में बताया गया है। झूम खेती उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाके में मिज़ोरम में की जाती है। ठीक है, ये खेती की एक अनूठी प्रणाली है। मतलब एक जगह फसल होती है, फिर वहाँ से पूरा उसको उखाड़ दो, जला दो, फिर अगली जगह करो, ऐसे अल्टरनेट करके होता रहता है। जो चिराव नृत्य है ये कहाँ का है? मिज़ोरम का। आगे आइए लाइक फादर लाइक डॉटर। इसमें जैसा बाप वैसी बेटी लक्षण बताया गया है कि मतलब जो विस्तारित परिवार में दूर के रिश्तेदार भी समान होते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि पास होती हैं सिमिलैरिटीज़। ठीक, जैसे देखिए नहीं मत बनो चिंतित। यह नहीं है कि यदि माता पिता में से कोई है पोलियो तो उनके बच्चे भी के पास होगा। मतलब एक को पोलियो जरूरी नहीं है, उसके पास भी होगा। आगे देखिए ग्रेगोर मेंडल है जिनका जन्म हुआ 1822 में ऑस्ट्रिया में। ये एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनके प्रयोग के लिए इस्तेमाल किए गए पौधे मटर थे। ठीक है, जिनमें इन्होंने आनुवंशिकी से रिलेटेड किया कुष्ठ रोग। आगे ये फिर आगे बढ़ो, फिर से आगे बढ़ो। पूरनपोली, जो पूरनपोली है वो क्या है? गुड़ और चने से बनी मीठी रोटियां होती हैं। ठीक, इसको हम लोग पूरनपोली बोलते हैं। आगे ये मुकादम। मुकादम क्या है? पैसा उधार देने वाले एजेंट को मुकादम बोलते हैं। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।